नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बुलेटिन शुरू करने से पहले आप नोट कर लीजिए 4 मई 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे के दिन सुबह 7 बजे से ही लगातार हम आपको दिखाएंगे चुनावों के लाइव नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण। सुबह 7 बजे से ही लगातार आप नतीजों की कवरेज हमारे सत्य हिंदी के यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हॉर्मुज संकट के बीच ट्रंप ने अपनी ही नौसेना को समुद्री लुटेरा कह दिया। मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ तेज है तो भारत में सियासत भी गर्म है। संदीप पाठक पर एफआईआर से घमासान मचा हुआ है। उधर पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग के बीच हिंसा के साथ साथ भारी वोटिंग भी हो रही है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को बताया समुद्री लुटेरा, जहाज और तेल कब्जा कबूल। ईरान अमेरिका तनाव फिर से बढ़ा, सेना ने कहा हम हर हमले के लिए तैयार। मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ तेज, अमेरिका ने $8.5 अरब डील मंजूर की। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी गए संदीप पाठक पर एफआईआर, गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पहुंची पुलिस। रीपोलिंग के बीच बंगाल में टीएमसी बीजेपी समर्थक भिड़े, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। ट्रंप ने एक रैली में बेहद हैरान करने वाला बयान देते हुए कहा कि अमेरिका की नेवी ईरान के साथ चल रहे टकराव के दौरान पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरों की तरह काम कर रही है। उन्होंने खुलकर बताया कि अमेरिकी नेवी ने एक जहाज पर कब्जा कर लिया, उसका कार्गो और तेल अपने नियंत्रण में ले लिया। ट्रंप ने इसे बहुत ही मुनाफे वाला काम बताया, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाईं। ट्रंप का ये कहना है और ये बयान सामने तब आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर तनाव चरम पर है। ट्रंप के हम पायरेट्स जैसे हैं वाले बयान ने अब कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि समुद्र में इस तरह की कार्रवाई को लेकर पहले ही सवाल उठ रहे हैं। ईरानी सेना से जुड़े खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर ने साफ कहा कि दोनों देशों के बीच फिर से टकराव शुरू हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का ठीक से पालन नहीं करता और उसके बयान अक्सर सिर्फ मीडिया को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। जाफर ने कहा कि अमेरिका के कदमों से पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि तेल की कीमतों को गिरने से रोकना और दूसरी उन समस्याओं से बाहर निकलना जो उसने खुद पैदा की है। उन्होंने 2 टूक चेतावनी भी दी कि अगर कोई हमला होता है तो ईरान की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के लिए करीब $8.5 अरब के बड़े हथियार सौदों का मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत इसराइल, कतर, कुवैत और यूएई को एडवांस्ड हथियार और डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। कतर को $4 अरब से ज्यादा का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सपोर्ट सर्विस मिलेगी, जबकि एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम भी बेचे जाएंगे, जिनकी कीमत करीब $992 मिलियन है। कुवैत को $2.5 अरब का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम मिलेगा और इसराइल को भी करीब $992 मिलियन के आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। वहीं यूएई को भी इसी सिस्टम की $147 मिलियन से ज्यादा की डील मंजूर हुई है। साफ है कि युद्ध भले थम गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाने और सैन्य तैयारी का खेल अभी भी जारी है। अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए जर्मनी से 5000 सैनिक हटाने का आदेश दे दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रपति ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच में ईरान युद्ध को लेकर तीखी बयानबाजी हुई। मर्ज के बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधा हमला बोलते हुए जर्मनी की नीतियों पर सवाल उठाए और उन्हें खराब काम करने वाला बताया। इस फैसले के पीछे पेंटागन की समीक्षा बताई जा रही है। प्रवक्ता सीन पार्नेल के मुताबिक रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है और अगले 6 से 12 महीनों में सैनिकों की वापसी पूरी कर ली जाएगी। सिर्फ जमीनी ही नहीं, ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी अमेरिकी सेना हटाने के संकेत दिए हैं। वजह साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के अभियान में यूरोपीय देशों का साथ ना मिलना। ऐसे में ये फैसला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से जो नया प्रस्ताव आया है वो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता तो करना चाहता है, लेकिन ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें अमेरिका स्वीकार ही नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को बिखरा हुआ बताते हुए कहा कि वहां सत्ता के अंदर ही अलग अलग गुट हैं, जिससे कोई ठोस फैसला निकलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने 2 टूक दोहराया कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। दरअसल ये पूरा मामला उस प्रस्ताव से जुड़ा है जो पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए भेजा गया था। पाकिस्तान पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा निकल नहीं पाया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो समझौता किया जाए
जाए या फिर सैन्य कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इंसानियत के नाते वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी गए पाठक पर एफआईआर, गिरफ्तारी की कोशिश। एफआईआर पर संदीप पाठक का जवाब, बोले मुझे जानकारी नहीं। बंगाल रीपोल में 3 बजे तक 72% से ज्यादा वोटिंग। रीपोलिंग के बीच बंगाल में टीएमसी बीजेपी समर्थक भिड़ गए। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों में 2 गैर जमानती एफआईआर दर्ज की हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंची, लेकिन सूचना मिलते ही पाठक अपने घर के पीछे वाली गली से निकल गए। संदीप पाठक वही नेता हैं जिन्हें 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत का अहम रणनीतिकार माना जाता है। ऐसे में उनके खिलाफ अचानक हुई कार्रवाई ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उनका कहना है कि जब तक पाठक आम आदमी पार्टी में थे तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पार्टी बदलते ही पुलिस को सक्रिय कर दिया गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में अब कानून नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध चल रहा है। संदीप पाठक ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अब तक ना तो पुलिस और ना ही किसी सुरक्षा एजेंसी ने उनसे कोई संपर्क किया है। पाठक ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा में लगाया है और देश उनके लिए किसी भी पार्टी से बड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे कभी देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर इशारों में विरोधियों पर निशाना भी साध दिया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई शायद उनकी घबराहट का नतीजा है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में हो रही रीपोलिंग के दौरान मतदान ने नया रिकॉर्ड छू लिया है। शनिवार दोपहर 3 बजे तक कुल मिलाकर 72.43% वोटिंग दर्ज की गई है। अगर अलग अलग सीटों की बात करें तो मगराहाट पश्चिम में 72.5% मतदान हुआ है, जबकि डायमंड हार्बर में 72.36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। दोनों ही इलाकों में सुबह से ही वोटिंग की रफ्तार तेज हो रही है और लगातार मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचते जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन 15 बूथों पर पहले हुई वोटिंग में शिकायतों के बाद दोबारा मतदान कराया जा रहा है। इससे पहले के 2 चरण में राज्य की 142 सीटों पर 92.67% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था, जिससे साफ है कि इस चुनाव में लोगों की भागीदारी काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में रीपोलिंग के दौरान सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया, जब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई और मौके पर अफरा तफरी जैसे हालात बन गए। ये झड़प उस वक्त हुई जब जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है। हालांकि सुबह की शुरुआत शांतिपूर्ण रही, लेकिन बाद में माहौल अचानक से गर्म हो गया। इस बीच फाल्टा इलाके में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका आरोप है कि मतगणना से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से धमकी और डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। एक महिला ने दावा किया कि टीएमसी नेता इसराफिल चौकीदार ने धमकी दी कि अगर विपक्ष जीता तो घर जला दिए जाएंगे और खून खराबा भी होगा। हैरानी की बात तो ये है कि एक महिला जिसने खुद टीएमसी को वोट देने का दावा किया, उसने भी आरोप लगाया कि उसी पार्टी के लोगों ने उस पर हमला किया। उसने मांग की है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि इस मामले में अब किसी और आदेश की जरूरत नहीं है। दरअसल टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसकी याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल थे, उन्होंने साफ कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को पूरा अधिकार है कि वो तय करे कि काउंटिंग के किन कर्मचारियों को लगाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 13 अप्रैल का जो सर्कुलर जारी हुआ था उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसके सर्कुलर में बिल्कुल साफ लिखा है कि मतगणना में केंद्रीय और राज्य दोनों तरह के कर्मचारियों का मिश्रण होगा ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। टीएमसी नेता शशि पांजा ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि कई जगहों पर स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी निगरानी में रुकावट आई। उन्होंने कोलकाता, जलपाईगुड़ी, गाईघाटा, चंदन नगर और जंगीपुर जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए पूरी रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और लगातार मॉनिटरिंग की मांग की है। टीएमसी ने चेतावनी भी दी है कि अगर पारदर्शिता नहीं मिली तो वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगी।
दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी नेता शरद्वत मुखोपाध्याय का दावा है कि स्ट्रांग रूम तय समय से पहले खोला गया और कई बार बिना सूचना के ही खोल दिया गया। उनका कहना है कि जब पार्टी के प्रतिनिधि पहुंचे तब तक स्ट्रांग रूम पहले से खुल चुका था और अधिकारियों के पास इसका कोई ठोस जवाब भी नहीं था। अगर आपके मोबाइल पर अचानक कोई इमरजेंसी अलर्ट सामने आ रहा है और बार बार कोई मैसेज आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई खतरे की चेतावनी नहीं बल्कि सरकार की एक बड़ी टेस्टिंग का हिस्सा है। भारत में आपदा से निपटने की तैयारी को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर एक मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की देश भर में टेस्टिंग कर रहे हैं। इसी टेस्टिंग के दौरान लोगों के फोन पर जो मैसेज आ रहे हैं वो असली खतरे की चेतावनी नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रायल है। सरकार ने कहा है कि इन टेस्ट मैसेज को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है और किसी तरह की कार्रवाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये मैसेज अंग्रेजी, हिंदी और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भेजे जा रहे हैं ताकि हर नागरिक तक सही समय पर सूचना पहुंच सके। फिलहाल देश भर में इसकी टेस्टिंग जारी है और इस दौरान आपको एक ही मैसेज कई बार मिल भी सकता है। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ एक टेस्ट है, कोई असली खतरा नहीं, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर रात 8 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।